मगर ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इसके पीछे विविध कारण है, आर्थिक कारण माने जा सकते हैं, सामाजिक परिवेश है, इसके पीछे भी सरकार का ही फेलियर मैं मानूंगी। क्यों? एक तो हम अपने सरकार हमारे बच्चों को आर्थिक सुरक्षा नहीं दे पा रही है, उनको ना शिक्षा दे पा रही के लिए किया जा रहा है और ना ही उनको स्कूल भेजने की कोई व्यवस्था की जा रही। दूसरा, माता पिता की कमजोर आर्थिक स्थिति। कितने परिवारों में, गरीब परिवारों में 8-10 बच्चे होते हैं, वो खुश होते हैं इस बात को। ये मैं आपको झुग्गी झोपड़ियां कहीं गरीब है, ये पिता ये बोलेगा हाँ लड़का हुआ ठीक है, चल कोई बात नहीं, 8 साल का होगा तो 500 रुपया कमा के लाएगा। तो हमें इसको सेंसिटिव होकर इस विषय पे भी सोचना चाहिए कि वो अपने घर की आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए भी कर रहे हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम लोगों को, समाज को, सरकार को, संस्थाओं को मिलकर ऐसे लोगों के लिए थोड़ी मदद करनी चाहिए। सरकार को भी मदद है, बच्चों की आर्थिक शिक्षा का जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आर्थिक स्तर बढ़ाने पर आप जोर देती है। हाँ। बिल्कुल, बच्चे जिनका बचपन भेंट चल रहा है कालीन, पीतल, कांच, रसायन, वस्त्र उद्योगों से जुड़े कारखानों में, और कई जगह तो बाकायदा ये भी देखा गया कि हफ्ते में 7 दिन ये 16 से 18 घंटे काम करते हैं। वजह गरीबी, पिता का साया ना होना, जिससे कई कारण हो सकते हैं, और सबसे अहम बात ये कि इस तरह के कामों में इन्हें लगाते हैं, वो ये बखूबी जानते हैं कि ये अपराध है, जुल्म है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका स्वार्थ उनके जमीर पर भारी पड़ जाता है। हाजिर होते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक के बाद, आप रहिएगा स्मिता के साथ। कॉटन इंडस्ट्रीज में काम कर रहे जो बच्चे हैं, आप उन्हें कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि इसमें तो स्टेट गवर्नमेंट का जिम्मा और भी बढ़ जाता है। क्या ये जरूरी नहीं है कि अब हिंदुस्तान में किसी भी कार्य क्षेत्र में, चाहे वो ऑर्गेनाइज हो या अनऑर्गेनाइज हो, वहाँ पर एक मिनिमम एज लिमिट तय की जानी चाहिए? राज्य स्तर पर SCPCR के गठन का काम किस चरण पर है? ब्रेक के बाद अस्मिता में आपका एक बार फिर स्वागत है, और आइए अब शुरू करते हैं सवालों के दौर को। पूछिए आप अपना सवाल। मेरा सवाल आफ्ताब जी से है। खेतों में काम कर रहे या इंडस्ट्रीज में काम कर रहे, स्पेशली कॉटन इंडस्ट्रीज में काम कर रहे जो बच्चे हैं, आप उन्हें कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि इसमें तो स्टेट गवर्नमेंट का जिम्मा और भी बढ़ जाता है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि इसको आइडेंटिफाई करना, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। खासतौर से जिस तरीके से आंध्र प्रदेश हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो और अलग अलग राज्यों में जहां इस तरीके कॉटन की खेती में विशेष तरीके से आपने बोला, बहुत तादाद में खासतौर से लड़कियों के जो बाल मजदूरी है, बहुत ज्यादा लड़कियां काम करती हैं। और पेस्टिसाइड्स हो, उस सब के अलावा जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के भी केस हैं। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन तो होती ही है, उनको जो मजदूरी मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती, वो तो है ही है सबसे बड़ी बात। और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के बहुत सारे भी केसेज हैं। तो आप देख सकते, खुली आंखों से अगर आप जाएं और आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं उस खेत में सुबह सुबह आप जाइए तो बीज बोने से लेकर उसको जो कॉटन को चुनने का काम होता है, वो सारे उस बच्चे में लिप्त होते हैं। और ये बड़ा दुखद है कि इतने तादाद में इतने बच्चे होते हैं, और उसके बाद हम लोग कहीं ना कहीं मिडिल क्लास उसका कुछ न कुछ आर्गुमेंट ढूंढ लेते हैं, कहते हैं कि ये तो मजबूरी के तहत काम कर रहे हैं, क्या किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं सामाजिक चेतनाएं और जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को मिलकर साथ में काम करने की बहुत जरूरत है। अगला एक सवाल ले लें, पूछिए आप अपना सवाल। हाँ, मेरा सवाल अजय जी से है। ILO द्वारा मिनिमम एज कन्वेंशन के बारे में हम जानना चाहेंगे, और इसकी जवाबदेही किस पर है? क्या इस पर गौर किया जा रहा है? जो मिनिमम एज कन्वेंशन 182 है, 138 है, वो 14 साल के बच्चों तक का है। पर और भारत में भी जो कानून है उससे इत्तेफाक रखता है कि जो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट है वो भी 14 साल के बच्चों तक का है। पर उसमें क्या है कि जो अलग अलग देशों में जो ऑक्यूपेशन और प्रोसेसेस हैं जिनमें बच्चे काम करते हैं, तो वो अलग अलग लिस्टिंग होती है। और हमारे यहाँ जैसा अभी चर्चा चल रही है कि जो एग्रीकल्चर वर्क है वो उसमें लिस्टेड नहीं है, यानी कि वो प्रोहिबिटेड की लिस्ट में नहीं है, रेगुलेटेड के लिस्ट में है। तो वहां पे बिल्कुल ही ये नहीं कह सकते, कानूनन वो जुर्म नहीं है कि बच्चा बिल्कुल ही काम नहीं करे। दूसरा एक यहाँ ये भी बात हमें समझनी चाहिए कि जो UNCRC है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ चाइल्ड, वो बच्चे को डिफाइन करता है 18 साल तक, और ये जो कन्वेंशन है ILO का वो 14 साल तक है। तो क्या उसके बाद, और ज्यादातर जो बच्चे हैं वो 15 से 18 साल वाले ही हैं जो कि
अलग अलग कामों में हैं और उनका बचपन छिनता है। बचपन जब हमने डिफाइन किया, हमने परिभाषित किया 18 साल तक, तो हमें इसमें भी 18 साल तक ही परिभाषित करना चाहिए, क्योंकि ये विरोधाभास यहाँ पर ये दिखता है कि हमने शिक्षा का अधिकार एक कानून बनाया और साथ ही साथ चाइल्ड लेबर भी है। तो अभी क्या हो रहा है कि जब शिक्षा का अधिकार कानून लागू हो रहा है तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि स्कूल भी जाते हैं और काम भी करते हैं। वो 6 घंटे काम करते हैं और 6 घंटे स्कूल जाते हैं, तो बचपन तो उनका फिर भी छिनता है। उस कानून को सुनिश्चित करने के लिए, शिक्षा के अधिकार को, कानून को सुनिश्चित, क्योंकि जवाबदारी वहां पे राज्य सरकार की है और लोकल गवर्नमेंट की है, तो वहां पर एक विरोधाभास है और उसको भी आगे बढ़ाने की जरूरत है। उसको भी 18 साल का। मेरा सवाल कैलाश जी से, जो बच्चे कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनसे, जहां उनसे एक बंधुआ मजदूर की तरह काम कराया जा रहा है, वहां किस तरह से आप काम कर रहे हैं? देखिए, कई बार तो बच्चों के माँ बाप हमको शिकायत करते हैं, कई बार पड़ोसी करते हैं, कोई और करता है, रिश्तेदार करते हैं, और बहुत सारी बार हमारे अपने साथी पता ढूंढते हैं। तो बंधुआ मजदूरी करने वाले बच्चों के मामले में अलग कानून है। ये दोनों कानून जिनका जिक्र हम लोग कर रहे हैं, चाइल्ड लेबर लॉ 1986 का और दूसरा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, उसके अलावा बॉन्डेड लेबर एबॉलिशन एक्ट, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम है 1976 का। तो हम उसका सबसे ज्यादा सहारा लेते हैं, क्योंकि वही कानून है जो कि आपराधिक और संज्ञेय है, जिसे कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। बाकी 2 कानूनों में मुश्किल है, जुवेनाइल में तो फिर भी है, लेकिन चाइल्ड लेबर लॉ में वो नहीं है परिस्थिति। तो बॉन्डेड लेबर लॉ में अगर वो बच्चा छूटता है तो उसमें 3 साल की सजा तक का प्रावधान है मालिक को। और लेकिन सबसे बड़ी जो चीज है कि बच्चे को मुक्ति प्रमाण पत्र मिलता है तो वो पुनर्वास का अधिकारी होता है। फिर केंद्रीय सरकार की और राज्य सरकार की जो परियोजनाएं हैं वहां लागू होती हैं और उसका पुनर्वास सुरक्षित होता है। क्या ये परियोजनाएं काफी होती हैं? काफी तो नहीं है, लेकिन देखिए ऐसा है कि लगभग 25,000 रुपया का अनुदान कैश में नहीं, बल्कि किसी रोजगार धंधे के रूप में बच्चे के पिता को दिया जाता है। कुछ राज्यों में बच्चों को स्टाइपेंड दिया जाता है, बिहार उनमें से एक है, और भी कई जगह पे दिया जाता है, तमिलनाडु में दिया जाता है। तो वो एक राज्य सरकार की योजना है। और तीसरा ये है कि ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो बच्चा बंधुआ मजदूरी से छूटा है उसको स्कूल में दाखिला हो और उसकी मुफ्त शिक्षा हो। ये बंधुआ मजदूरी से संबंधित चीज। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ, आपने 138 का किसी ने बात किया, देखिए हमारे देश ने अभी तक ये जो न्यूनतम आयु का जो कानून है, मिनिमम एज का जो है, जिसे कन्वेंशन 138 कहते हैं ILO का, वो अभी रेटिफाई नहीं किया है हमारी सरकार ने, हमारी संसद ने। सरकार नहीं करती, संसद करती है। और दूसरा जो जिसकी वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं, उसको भी हमारी संसद ने अभी तक रेटिफाई नहीं किया है। लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी उसको करेंगे। मेरी खुद व्यक्तिगत रूप से भी भारत के श्रम मंत्री महोदय से कई बार चर्चा हुई और अभी 2-3 हफ्ते पहले भी चर्चा हुई, तो हमको लग रहा है कि बहुत जल्दी ही वो लोग इस पर करने वाले। अगला एक सवाल है मैम, मेरा सवाल अरुणा जी से है। मैम, क्या ये जरूरी नहीं है कि अब हिंदुस्तान में किसी भी कार्य क्षेत्र में, चाहे वो ऑर्गेनाइज हो या अनऑर्गेनाइज हो, वहां पर एक मिनिमम एज लिमिट तय की जानी चाहिए? सही सवाल है आपका कि एक काम की एक मिनिमम एज होनी चाहिए। और जैसे 14 साल का एक लेबर, जैसे कि हमारे देश में कानून है कि घरेलू नौकर के लिए कम मिनिमम 14 साल होना चाहिए। और फिर जो बड़े उद्योग हो रहे हैं उसमें 18 साल से लेके 15 साल से लेके ऊपर। लेकिन समस्या ये है ना कि मैंने जैसे पहले भी कहा कि आर्थिक कमजोरी की वजह से घरेलू नौकरों वाली जो समस्या मैंने पहले भी उठाई, उसमें बच्चे या अपनी आर्थिक स्थिति के कारण अपनी एज छुपाते हैं। कहेंगे कि नहीं, मेरी एज 14 साल है। मैंने ऐसे दर्जनों उदाहरण या दर्जनों ऐसे इंसिडेंट देखे हैं जहां बच्चे आते हैं, वो कहते हैं कि मेरी उम्र 18 साल की है, मुझे जॉब है। नहीं, तुम्हें देखने से तो नहीं लग रहा, तुम्हारी उम्र तो। फिर वो सरेंडर करता है और कहता है कि मुझे मजबूरी है, मुझे सैलरी चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे अपना पढ़ना भी है और मुझे घर भी चलाना है। गरीबी एक बहुत बड़ी एक गरीबी, इन सब चीजों का एक जड़ जो है ना, एक गरीबी है। पूछिए आप अपना सवाल। मेरा सवाल शशांक जी से है। राज्य स्तर पर SCPCR के गठन का काम किस चरण पर है?